चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। आज हमने एक नया सेशन लिया है और नए सेशन के अंतर्गत कुछ ऐसी चीजें ली है जो राजस्थान के किसी भी प्रकार के एग्जाम, चाहे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप आरएस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे प्री और मेंस, दोनों के हिसाब से इसको इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें सारी चीजें पूरी कंप्लीटली हम ले सकें। इसके बाद में एक वीडियो और भी आएगा जो एमसीक्यू का आएगा, तो उसको भी आपको देखना है जिससे आपके एमसीक्यू की जो सीरीज है वो भी क्लियर हो जाए। देखो, इससे पहले हमने 1 मिनट जो आपका कोट लिया है, कोट के अंतर्गत जोसेफ जो स्टालिन है उनका कोट है, तुम रेशम 1857 की क्रांति है, तो हमने क्रांति से संबंधित इस प्रकार का कोट लिया है। तुम रेशम के दास्ताने पहनकर क्रांति नहीं कर सकते हो। इट मीन्स यहां पर कहने का अर्थ यह है, तुम रेशम के दास्ताने पहनकर क्रांति नहीं कर सकते। क्रांति का मतलब सीधी सी बात है कि जिस आप अवस्था के अंतर्गत हैं उसके अंतर्गत यदि आप अपनी सही कंडीशंस के अंतर्गत नहीं है तो अपन को कुछ न कुछ इस प्रकार से क्रांति करके उससे निकलना पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी की एक फितरत है और वो चाहता है कि मुझे स्वर्ग मिले, पर स्वर्ग मिले पर मरना कोई नहीं चाहता है। या मरने का तात्पर्य मैं मरने से इस प्रकार से नहीं कह रहा हूं, मरने का मतलब है कि आप कितना सेक्रीफाइस करते हैं अपनी लाइफ के अंतर्गत, अपने काम के अंतर्गत, हर चीज के अंतर्गत जितना सेक्रीफाइस करते हैं तभी हम किसी चीज के अंतर्गत आगे बढ़ पाते हैं। चाहे आप किसी भी बड़े से बड़े जो कोई भी व्यक्ति है, उन्होंने सबने सेक्रीफाइस किया है। जैसे आप देखोगे सचिन तेंदुलकर, जिनके पिता की मृत्यु हुई, उसके दूसरे दिन वो खेलने गए। इसके अलावा उनके एक टेनिस एल्बो की एक दिक्कत थी जिसके अंतर्गत उनको ये कह दिया था डॉक्टर ने कि अब आपको खेलने की आवश्यकता नहीं है, उसके बावजूद वो खेले। लता मंगेशकर की जो उनकी जो गला है, उस गले में कुछ गड़बड़ नहीं हो, इसलिए उन्होंने मिर्च मसाले बिल्कुल भी, जो चीज़ें उनको नहीं खानी चाहिए थी वो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनका जो प्रोफेशन था उसके लिए वो हर प्रकार के सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे। आप चाहे कोई फिल्म स्टार है, चाहे कोई भी हो, उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइस करते हैं। वो 3-3 4-4 महीने तक अपने घर वालों से भी नहीं मिल पाते हैं और अपन इतने से के अंतर्गत रुक जाते हैं। आज तो यार मेरे शरीर में सुस्ती है, मेरे को जुकाम हो गया, ये हो गया। इससे ऐसी चीज़ों से अपन को रुकना नहीं है, क्योंकि अपन के यदि सपने हैं, उनको सपनों को पूरा करना है तो हमें बिना कुछ खोए ऐसे कुछ भी कोई चीज़ नहीं मिलती है। आज 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति की बदौलत चाहे थोड़ी सी लेट ही मिलो, पर वो हमारी आज़ादी के अंतर्गत भी बहुत उसका बड़ा योगदान रहा था। तो बिना खोए कुछ भी नहीं मिलते। आपने देखा होगा कि अभी कुछ ही हाल ही दिनों के अंतर्गत एक शीतला देवी कहता है जिसके दोनों हाथ नहीं है और आर्चरी के अंतर्गत वो गोल्ड मेडल लेके आ रही है, तो वो ला सकती है तो आप क्यों नहीं ला सकते हो? यदि दोनों हाथ नहीं है और आर्चरी जैसे गेम के अंतर्गत काम कर रही है तो हमें तो खूब विद्वता और इस प्रकार की है। पूरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और पूरी आपको जो 1857 की क्रांति है, बहुत ही कम समय के अंतर्गत सब चीज़ें पूरी आपके इस प्रकार से आ जाएगी कि जहन के अंतर्गत चली जाएगी और आपको वापस से इस चीज़ को देखने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होगी। इसलिए पूरी वीडियो को स्किप नहीं करना है, बहुत सारी काम की चीज़ें आपको मिलने वाली है। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं, क्रांति से ही शुरू करते हैं। अब 1857 की जो क्रांति है, इस क्रांति के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं और किस प्रकार से अपन को ऐसा लेना है कि हमारी चीज़ें क्लियर हो जाए और अपन को याद भी हो जाए। कुछ ऐसे ट्विंग स्टार भी अपन काम में लेंगे जिससे उनको याद करने के अंतर्गत आपको सावधानी रहेगी। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति की आवश्यकता क्यों हुई। सबसे पहली बात तो यही आती है। तो 1857 की क्रांति से पहले यदि अपन देखें तो अपने जैसे मुगलों का शासन था और मुगलों के बाद में जो मुगलों की स्थिति जैसे थोड़ी सी हल्की सी नाजुक हुई, कमजोर हुई, उस समय मराठों की शक्ति बढ़ गई और अंग्रेज भी यहां पर व्यापार के लिए आए हुए थे। अब मराठों की शक्ति बढ़ी इस प्रकार से, जैसे ये इंडिया है तो यहां पर जैसे ये लोग थे यहां पर मराठे, और साउथ के अंतर्गत भी आ गए थे, जैसे अंग्रेज लोग आ गए थे। अब अंग्रेज और मराठे दोनों में आपसी क्या है, प्रतिस्पर्धा चलने लगी। इधर मराठों ने क्या किया कि चौथ और स्वदेश मुखी के लिए राजस्थान वालों को भी परेशान करना इन्होंने शुरू कर रखा था। तो यहां के जो राजा थे, राजस्थान के राजा थे, वो इनसे परेशान थे। अब मराठे या फिर अंग्रेज, दोनों में से एक ही शक्ति अस्तित्व में रहेगी,
तो इन दोनों के बीच में भी आपसी क्या हुए, यहां पर एक मराठा और अंग्रेजों के बीच में अपना युद्ध हुआ। इस युद्ध के अंतर्गत फिर भी कुछ अंग्रेजों के अपन मान सकते हैं पॉजिटिव रहे, पर बराबर सी स्थिति रही, ज्यादा इसमें कोई फर्क नहीं रहा। जो सेकंड युद्ध था वो युद्ध था अपने यहाँ कुछ यूपी वाले एरिया में और कुछ साउथ के अंतर्गत इस प्रकार के जो मराठे और अपने अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध के अंतर्गत अब यहाँ अंग्रेजों को पता चलने लग गया था कि जैसे राजस्थान वालों से भी, राजस्थान के अंतर्गत भी जैसे अलवर और भरतपुर रियासतें थी, ये यूपी से लगती थी। इन रियासतों के अंतर्गत इनसे अंग्रेजों ने कहा कि क्योंकि अपने राजस्थान के अंतर्गत मराठों से काफी ज्यादा परेशान तो थे ही थे, इस परेशानी से इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों से संधि करने के लिए अंग्रेजों ने कहा कि आप हमसे संधि कर लो तो हम आपकी रियासतों की सुरक्षा कर देंगे। और इस दरमियान में अलवर और भरतपुर, सबसे पहले इन्होंने संधि करने वाले कौन से थे, अलवर और भरतपुर। याद रख लेना, सबसे पहले क्या आते हैं, ए और बी यूपी से लगे हुए थे, इसीलिए सबसे पहले 1803 में इनके द्वारा संधि की गई थी। अब इसके बाद में सेकंड चीज आती है 1817 के अंतर्गत। 1817 के अंतर्गत यदि आप देखोगे तो सबसे पहले जो संधि करने वाले थे, इसके अंतर्गत अपना जो हिंदी अल्फाबेट है, हिंदी अल्फाबेट के अंतर्गत क्या आता है, क आता है। तो आपको याद भी इसी प्रकार से रखना है, करौली और कोटा, करौली और कोटा, इनके द्वारा संधि 1817 के अंतर्गत की गई। 1803 के अंतर्गत तो ए और बी अलवर भरतपुर के अंतर्गत, और 1817 में करौली और कोटा के द्वारा की गई। 1818 के अंतर्गत शेष भारत के जो शेष राज्य थे, राजस्थान की बात कर रहे हैं, शेष राज्य थे, उन्होंने लोगों ने संधि कर दी। इसके बाद सबसे लास्ट के अंतर्गत जो सिरोही करने वाला था, क्योंकि सिरोही के राजा की अनभिज्ञता की वजह से वो अपने उनको पता भी नहीं था। फिर सबसे लास्ट के अंतर्गत यदि पूछा जाए, पूछ लेते हैं कई बार, तो सिरोही राज्य ने 1823 के अंतर्गत संधि की थी। तो 4 स्तर पर की गई, 1803 के अंतर्गत ए बी, 1817 के अंतर्गत क और एस, जैसे सबसे लास्ट के अंतर्गत अपन करके सिरोही को अपन याद कर सकते हैं। ये चीजें थी। अब जो राजस्थान के जो उत्तरी राजस्थान था, राजस्थान के जो उत्तरी राजस्थान की रियासतें थी, उनके साथ में संधि करने वाला तथा दिल्ली के रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ थे। और जो मालवा है, मालवा के जो जॉन मेलकम है, इन दोनों की भूमिका रही। इन्होंने क्या किया कि दक्षिणी राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत संधि करने का काम किया है। दक्षिणी राजस्थान में तो की थी जॉन मेलकम के द्वारा, और जो उत्तरी राजस्थान है वहां पर की थी अपने चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा की गई थी। अब जैसे इंडिया के अंतर्गत सबसे जो बड़ा उस समय पोस्ट होती थी, वो होते थे गवर्नर जनरल। कौन होते थे, गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल जो 1803 के समय की यदि बात करें तो उस समय तो थे लॉर्ड वेलेस्ली, और जो 1818 तक की बात आ गई थी, मोस्टली जो राज्यों ने 1818 के आसपास की थी, तो उस समय थे अपने गवर्नर जनरल जैसे लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स को सभी क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स को रिपोर्ट करेंगे। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स को रिपोर्ट कौन करेगा भाई, तो इसलिए राजस्थान के लिए एक पद सर्जित किया गया था दिल्ली में, रेजिडेंट फॉर राजपुताना। ये डेविड ऑक्टरलेनी थे। कौन थे, डेविड ऑक्टरलेनी। सबसे पहले आपको पूछा जा सकता है दिल्ली में रेजिडेंट फॉर राजपुताना कौन थे, तो डेविड ऑक्टरलेनी थे। अब डेविड ऑक्टरलेनी थे, इसके बाद में सूचना पहुंचती और फिर अपने ये गवर्नर जनरल को देता था। इसके बाद में इस पद के लिए जो ये गवर्नर जनरल था, और गवर्नर जनरल के नीचे इन्होंने क्या बना दिया था, जैसे एजीजी। क्या बना दिए थे, एजीजी। अब दिल्ली के अंतर्गत सूचना पहुंचाना थोड़ा सा रहता था, इसीलिए इनको अजमेर के अंतर्गत शिफ्ट कर दिया गया। ये कहां हो गए, एजीजी का कार्यालय कहां हो गया था, अपने अजमेर के अंतर्गत शिफ्ट हो गया था, यहां पर आ गया था एजीजी का कार्यालय। और जो सबसे पहले जो अजमेर में स्थापित किया गया था, उस समय जो अपने एजीजी थे उनका नाम क्या था, मिस्टर लॉकेट। कौन थे, मिस्टर लॉकेट थे। ये हो गया। फिर 1845 में एजीजी का कार्यालय आबू स्थानांतरित कर दिया। बाकी ये सब फैक्ट है। और 1864 के अंतर्गत ये इस प्रकार से कर दिया कि 6 महीने अजमेर रहेगा और 6 महीने ये आबू रहेंगे। मतलब सर्दियों और गर्मियों की, जब गर्मी ज्यादा होती थी तो ये लोग आबू के अंतर्गत स्थापित, नहीं तो अदरवाइज अजमेर के अंतर्गत व्यवस्था की गई थी। ये हो गई थी। अब इन्होंने कहा कि इसके जस्ट नीचे भाई एजीजी है। अब इस एजीजी को जो सूचना है हर रियासत के अंतर्गत आता और सूचना देता, तो इन्होंने इसके नीचे एक और बना दी थे, पीजी, पॉलिटिकल गवर्नर बना दिए थे। और ये जो पॉलिटिकल गवर्नर थे, इन्होंने कौन कौन से पॉलिटिकल गवर्नर बनाए थे उसकी भी अपन अभी बात करते हैं।
जैसे अपने यहाँ की बात करें, एक मैप लिया अपन ने, मैप के अंतर्गत यदि देखें तो ये जो कोटा वाला एरिया था, कोटा के अंतर्गत थे बर्टन। कोटा के अंतर्गत क्या थे? कोटा में देखो ट आता है, याद कैसे करना है? कोटा में ट से याद क्या करना है? बर्टन, मेजर बर्टन। क्या नाम था? मेजर बर्टन। मेजर बर्टन थे कोटा के अंतर्गत, मेजर बर्टन थे। जोधपुर के अंतर्गत क्या है? बहुत ही लोग स्लो काम करते हैं, तो मोशन अपन कहते हैं, मोशन कैसा है? स्लो है, तो मेक मोशन कैसा है? मेक मोशन, मेक मेसन था वैसे, मेक मेशन, मेशन कह दो, कैसे कह दे। ये कहां के थे? जोधपुर के अंतर्गत थे। ये पीजी थे, पॉलिटिकल एजेंट थे। ये किसको करते थे? एजीजी को। और एजीजी रिपोर्ट करता था जीजी को, जीजी मतलब गवर्नर जनरल को करता था। इसी प्रकार से जो भरतपुर रियासत है, यहां पर भरतपुर रियासत है, भरतपुर रियासत के अंतर्गत आप देखोगे तो थे मोरिशन। कौन थे? ये आ गया अपने अलवर भरतपुर आ गया, ठीक ना। तो अलवर भरतपुर, भरतपुर के अंतर्गत कौन थे? अपने मोरिशन, मोरिशन, ठीक ना। भरतपुर के अंतर्गत कौन थे? मोरिशन थे, वैसे भी याद रह जाएगा वैसे। जयपुर के अंतर्गत क्या थे? ईडन, ईडन। जयपुर के अंतर्गत कौन थे? ईडन। और इसके अलावा जो उदयपुर है, उदयपुर में क्या जिले बहुत है, तो सावर लगे हुए हैं, तो सावर के द्वारा नाते हैं, तो यहां पर कौन थे? सावर्स थे। और सिरोही के अंतर्गत कौन थे? सिरोही, ह आता है इसलिए कौन थे? जेडी हॉल। ये आपको अपने 6 जो अपने पॉलिटिकल एजेंट है इनको भी ध्यान रखना है। ये तो थे अपने जयपुर के अंतर्गत, ये थे मोरिशन भरतपुर के अंतर्गत, कोटा में थे बर्टन, उदयपुर में सावर्स, सिरोही में हॉल और जोधपुर के अंतर्गत मैक मेसन थे। इनको भी अपन को साथ में याद करते हुए चलना। इसके अलावा 6 इस समय 1857 की क्रांति से 6 सैनिक छावनियां थी। 6 सैनिक छावनियों को भी यदि देखा जाए तो एक बहुत काफी प्रचलित भी है, ए नानी ब्याव देख। ये 6 के 6 इसके अंतर्गत छावनी आ जाएगी। ए से आ जाएगी एरिनपुरा। एरिनपुरा कहां पर आई हुई है? एरिनपुरा आई हुई है पाली के अंतर्गत। एरिनपुरा कहां पर आई हुई है? पाली के अंतर्गत आया हुआ जगह है। इसके बाद में ए ना नी, ना से अपन ने सीधा ले लिया है, किसी को भी ले लो, जैसे नसीराबाद को ले लिया है। नसीराबाद आ गया अपने अजमेर के अंतर्गत। इनको भी ध्यान रख लेना साथ साथ में कहां पर आए हुए हैं, क्योंकि इसमें वैसे मेंशन नहीं किया था इसको। पाली के अंतर्गत आया हुआ है। नीमच आ गई थी अपने एमपी के अंतर्गत। ए ना नी से क्या आ गया? नीमच। ब्या से ब्यावर, दे से देवली और ख से खेरवाड़ा। एक बार इनके नाम कहां से है बता देता हूं। नसीराबाद अजमेर, नीमच है जो एमपी के अंतर्गत है, देवली आई हुई टोंक के अंतर्गत, एरिनपुरा पाली में, ब्यावर अजमेर में और खेरवाड़ा है जो उदयपुर के अंतर्गत है। अब बात करते हैं अपन क्रांति की बात करते हैं। क्रांति कहां से शुरुआत हुई, किस प्रकार से हुई है। थोड़ी सी क्लास हल्की सी लंबी लगेगी आपको, पर क्लास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। ये जो एरिया था अपने अजमेर वाला, यहां पे था अपने नसीराबाद के अंतर्गत भी जो शुरू होने का जो मुख्य कारण था, यहां से क्या हुआ था कि जो अवध के अंतर्गत जो भारत में क्रांति हुई थी, उसकी कुछ जो प्लाटून यहां पर आई हुई थी। इनको यहां से अपने नीमच के लिए जब रवाना किया गया, ये नसीराबाद के अंतर्गत है, तो इनको अपने जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, उस 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने जब इनको कहा गया कि आपको यहाँ नहीं अलग जगह, पहले तो बेचारे यहाँ से यहाँ तक आए थे, तो इसलिए इन्होंने सबसे पहले क्रांति की शुरुआत करने वाले नसीराबाद था। और नसीराबाद के बाद में ये हुई थी क्रांति अपने नीमच के अंतर्गत। इसके कुछ दिन बाद में, मतलब कि जैसे 28 मई को ये हुई थी, 28 मई को, और 3 जून को ये अपने नीमच के अंतर्गत हो गई। फिर ये इसी प्रकार से आगे यहाँ जैसे नीमच से फिर यहाँ आगे, जैसे इसमें कुछ अंग्रेज यहाँ से भाग के आए थे और भाग के यहाँ पर गए थे चित्तौड़ के एक डूंगला गांव के अंतर्गत। 40 अंग्रेज यहाँ से भागे थे और डूंगला गांव से फिर इनको उदयपुर के अंतर्गत, इनको जो स्वरूप सिंह जी थे, इनको यहाँ जग मंदिर के अंतर्गत ठहराया था। ये कुछ बातें हैं, वैसे भी अपन को आगे पढ़ लेंगे। फिर अपन यहाँ पर एरिनपुरा देखेंगे, जो पाली वाला एरिया है, एरिनपुरा के अंतर्गत हुई है। और भी जो अन्य अन्य क्षेत्र के अंतर्गत किस किस प्रकार से फैली है, इस पर अपन डिस्कस पीपीटी के माध्यम से करेंगे तो फटाफट अपना हो जाएगा। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं नसीराबाद की। नसीराबाद के अंतर्गत जो हुई थी सबसे पहले स्टार्टिंग, कई बार ये पूछ लेते हैं सबसे पहले जो कहां से हुई थी, तो नसीराबाद से।
28 मई को किसके द्वारा 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह शुरू किया। इसका सहयोग किसने दिया था? अपने 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ने इसका सहयोग किया था। अब इसके अंतर्गत कौन कौन तो मारे गए थे, तो इसके अंतर्गत अपन को यह ध्यान के अंतर्गत रखना है। तो जो अपने कर्नल न्यूबेरी थे, देखो 2 लोग इसके अंतर्गत क्या हुए, इसमें मारे गए थे। एक तो कर्नल न्यूबेरी और एक थे अपने स्पोर्टिवुड्स, कैप्टन थे ये स्पोर्टिशवुड। ये क्या हुआ, इनको मार दिया गया था। घायल गए कौन कौन हुए थे, तो हार्डी और लॉक, कैप्टन हार्डी और लॉक क्या हुए थे, ये घायल हो गए थे और इनको पैनिक अटैक आ गया था। पैनिक को क्या आ गया, पैनिक अटैक, हृदयघात हो गया था और ये विद्रोही कहाँ चले गए थे, दिल्ली की ओर चले गए थे। ये तो हुई नसीराबाद। अब नसीराबाद के बाद में अपन बात कर रहे हैं नीमच। ये अपने उस समय ये एक ही था पहले, ये राजस्थान से बाहर का क्षेत्र था नीमच। अब नीमच के अंतर्गत एक्चुअली हुआ था कि जो अवध का एक अपने ये सैनिक था मोहम्मद अली बेग, ये आया हुआ था और यहाँ पर कर्नल एबॉट थे। ये कर्नल एबॉट, इनको पता चला कि भाई अब नसीराबाद के अंतर्गत क्रांति हो चुकी है तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसने क्रांति को दबाने के लिए इस प्रकार के ऐसा कहा कि हम अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादार रहेंगे, जो 1817 और 18 की संधियों को वापिस से याद दिला रहा था। अब इसने कहा कि आपने भी पहले भी रियासतों के साथ में संधियां की थी, फिर भी अवध के साथ में इस प्रकार की आपने अच्छा व्यवहार, क्योंकि अवध को कुशासन के तहत वहां पर राजा को जो चेंज किया गया था तो ये वहां का था, तो इसलिए वहां से इसने मना कर दिया। और 3 जून को, 28 मई को तो वो हुई थी और 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में, ये ध्यान रखना नीमच में किसके नेतृत्व में हुई थी, हीरा सिंह के नेतृत्व में एक सार्जेंट की पत्नी और उसके बच्चों को मार दिया था। और शाहपुरा का लक्ष्मण सिंह थे, शाहपुरा के इनके राजाओं के नाम भी ध्यान रखना अपन को। शाहपुरा के कौन थे उसमें, लक्ष्मण सिंह थे। इन्होंने भी विद्रोही सैनिकों का समर्थन किया था और देवली छावनी से सैनिक विद्रोह के साथ जुड़े और विद्रोही दिल्ली चले गए थे। और ये लोग नीमच से अपने नीमच से होते हुए कहाँ चले गए, एक सेकेंड, हाँ ये नीमच से होते हुए यहाँ से ये देवली अपने टोंक होते हुए ये दिल्ली की ओर चले गए थे। कुछ ये इस प्रकार के था। यहाँ से कुछ अंग्रेज थे, उन अंग्रेजों ने क्या किया कि यहाँ पर चित्तौड़ के अंतर्गत यहाँ गए थे और चित्तौड़ में एक डूंगला गांव है, डूंगला गांव के अंतर्गत जो रुगाराम जी थे पहले उन्होंने शरण दी और इन अंग्रेजों को शरण देने के बाद में फिर इनको जो स्वरूप सिंह जी थे उन्होंने जग मंदिर के अंतर्गत इनको अंग्रेजों को ठहराया था। सबसे पहले जो सहयोग करने वाले थे वो स्वरूप सिंह जी थे। 40 अंग्रेज यहाँ नीमच से भागे, डूंगला नामक गांव में रुगाराम नामक किसान ने शरण दी थी और मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावश ने इन्हें उदयपुर ले गए और स्वरूप सिंह, अच्छा सावश तो ये तो ले गए और स्वरूप सिंह ने इन्हें जग मंदिर के मेलों में ठहराया था। नेक्स्ट बात आती है, अपन ने बात कर ली है नसीराबाद की, नीमच की। अब बात करेंगे अपन एरिनपुरा की। ए से ध्यान रखना है, ए से क्या रखना है 21, ए से क्या है 21। ये जोधपुर लीजियन का मुख्यालय है एरिनपुरा। 21 अगस्त को यहां पूर्विया के सैनिकों ने आबू में क्रांति कर दी थी। एरिनपुरा वैसे पाली इसके अंतर्गत आ रहा है। पूर्वेक्षण आबू में क्रांति कर दी और छावनी अधिकारी हॉल के बंगले पर भी आक्रमण कर दिया। 23 अगस्त को एरिनपुरा में आए और बाकी साथियों के साथ सहित इनका एक नारा था। यहाँ पर एरिनपुरा में क्या था, मारो फिरंगी दिल्ली चलो के नारे लगाते हुए दिल्ली की तरफ प्रस्थान किया था। यहां नेतृत्व किया था कुशाल सिंह चंपावत ने। कुशाल सिंह चंपावत भी एक्चुअली जो यहाँ के राजा थे, जोधपुर के जो तखत सिंह थे, उनके साथ में इनकी थोड़ी सी अनबन थी, तो इन्होंने इन विद्रोहियों का सहयोग लेकर के इस प्रकार से काम किया है और एरिनपुरा के अंतर्गत फिर इन्होंने अपना नेतृत्व संभाल लिया। इनके द्वारा 3 युद्ध, बड़े युद्ध लड़े गए थे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको यह भी ध्यान रखना है बी, फिर सी और ए। अपन कहते थे ABC है, पर ए यहां नहीं है, क्या है BCA। तो ऐसे याद रखना है इसको, BCA क्या रखना है, BCA। सबसे पहले बिठोड़ा, फिर चेलावास और फिर आउवा का युद्ध हुआ था। तो जो बिठोड़ा का युद्ध था, डेटें आपको याद वैसे भी रह जाएगी, 8 सितंबर 1857 को। ये कैप्टन हितकोट और कुशल राज सिंह भी थे। इधर थे कुशाल सिंह चंपावत। विजय किसकी हुई, कुशाल सिंह चंपावत की विजय हुई थी। फिर हुआ था एक चेलावास का युद्ध, जिसके अंतर्गत उधर से गोरे थे, अपने काले थे, इसलिए काला गोरा युद्ध भी कहते हैं। इसमें थे पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस थे। और किसके बीच में युद्ध हुआ था, ये हुआ था अपने
मैकमोसन के समय था। ये एक 1857 की क्रांति के समय जो एजीजे थे उनका नाम क्या था उस समय? पैट्रिक लॉरेंस था। ये एजीजे थे। ये कौन थे? जी। और मैकमोसन थे। मैकमोसन क्या थे? पीए थे इनके। क्या थे? पीए, पॉलिटिकल एजेंट थे। इन्होंने कुशाल सिंह चपाउत के साथ में किया। अब कुशाल सिंह ने इन्होंने मैकमोसन का सिर काट करके, जो पॉलिटिकल एजेंट थे जोधपुर के, उनका सिर काट करके आउवा के किले पर टांग दिया था। तो ये हुआ था चेलावास का युद्ध। बिठोड़ा ट से हितकोट और कुशलराज सिंह भी, कुशाल सिंह चंपावत, यहाँ पे भी कुशाल सिंह चंपावत, लॉरेंस और मैकमोसन, एजीजी और पीए दोनों आए थे, फिर भी ये हार गए थे। नेक्स्ट युद्ध हुआ था आउवा का युद्ध। ये हुआ था 20 जनवरी को, वो हुआ था 8 सितंबर, 18 सितंबर, और ये हुआ था 20 जनवरी को। यहाँ कर्नल होम्स थे और हंसराज जोशी, और यहाँ पर थे अपने पृथ्वी सिंह जी लांबिया। पृथ्वी सिंह जी लांबिया की जगह अपन ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे भी वैसे कौन से? कुशाल सिंह चंपावत थे। कुशाल सिंह चंपावत। बीच में इन्हें लगा कि यार अपन युद्ध के अंतर्गत हार सकते हैं, तो मैं मेवाड़ के शासकों से कुछ मदद लेने चला जाऊं। तो इन्होंने फिर अपना कार्यभार है वो पृथ्वी सिंह जी लांबिया को दिया था। इसके अलावा यहाँ से ये लोग हार गए थे, होम्स वगैरह जीत गए थे। इन्होंने यहाँ की जो सुगाली माता थी, इनको डर लगता था कि कोई सुगाली माता है, उसी से ये लोग जीत रहे हैं, तो सुगाली माता की मूर्ति को उठा करके भी ले गए थे। कवि गिरफ्तार ने आउवा के संघर्ष को भारत की आज़ादी का संघर्ष कहा। इसको भी ऐसे याद कर लेना। आपको इनके अंतर्गत सिर्फ कीवर्ड्स के द्वारा भी याद कर सकते हैं। अब कुशाल सिंह को लास्ट में शेलुम्बर के समंत केसरी सिंह और कोठारिया के समंत जोध सिंह के द्वारा शरण दी गई थी, और इसमें कोई विशेष ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा 8 अगस्त को अपने कुशाल सिंह नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया था। इनकी जांच के लिए एक टेलर कमीशन का गठन किया गया था, और फिर इनको रिहा भी कर दिया गया था। अंतिम समय उदयपुर में बिताया था, और 1864 के आसपास इनकी आउवा के अंतर्गत इनके पुत्र देवी सिंह को इनकी दी। 1864 के आसपास इनकी मृत्यु हो गई तथा इनकी जो जागीर है वो इनके पुत्र को दे दी थी। अब इस कुशाल सिंह की जो सहायता करने वाले कौन थे? वैसे तो बहुत सारे थे, फिर भी ये अपने अजीत सिंह जी थे आलनियावास के, और शिवनाथ सिंह जी ये थे आसोप के। ये तो आता है जोधपुर के अंतर्गत आसोप तो, और जो आलनियावास और गुल्लर है ये आता है अपने नागौर के अंतर्गत आता है। ये कहाँ आता है? नागौर के अंतर्गत है। इन्होंने भी इनके हेल्प की थी। ये तो हुई अपने बात। कौन कौन सी बातें अपन ने कर ली है? नसीराबाद के अंतर्गत कर लिए, नीमच के अंतर्गत कर लिए, नीमच के साथ में टोंक के चले गए हैं, और फिर अपन इधर एरिनपुरा के अंतर्गत आ गए हैं, जहाँ कुशाल सिंह जी चंपावत के द्वारा 3 युद्धों के अंतर्गत लड़े गए थे। बिठोड़ा, बी, सी, चेलावास और आउवा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखिए, और छोटे छोटे से जो जन विद्रोह कह सकते हैं, या क्रांतिकारी जो विद्रोही थे, उनके द्वारा कौन कौन सी विद्रोह किए गए थे। कोटा का जन विद्रोह। कोटा के अंतर्गत जो विद्रोही थे वो वकील और जयदार रिशालदार मेराम खान थे। ये तो कौन थे? विद्रोही थे। और जो राजा थे उस समय राम सिंह द्वितीय थे। राजा कौन थे? राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड के द्वारा थे। और जो पॉलिटिकल एजेंट थे, कोटा, ट से ट याद रख लेना है, कौन थे? मेजर बटन थे। जोधपुर में मैशन, भरतपुर में मोरिशन, उदयपुर में सावर्ष, और जयपुर में ईडन, शिरोई के अंतर्गत जेडी हॉल थे। बटन ने क्या कहा? सबसे पहले राजा जी से कहा, जयदयाल और मेहराम खान को तो दंडित करो, और रतनलाल और जो जियालाल है, और भी 2 नेता थे, रतनलाल, जयदयाल, इनको हटाने का सुझाव दिया, पर राजा ने इनको हटाया नहीं था। तो इसमें राजा की भी कुछ साजिश लगती है। अब विद्रोहियों ने क्या किया? बटन और उसके 2 पुत्र थे, और जो 2 पुत्र थे रेजिडेंसी के सर्जन थे, शेल्डर और कोटा डिस्पेंसरी के डॉक्टर शेविल कोटम, इनकी ने क्या कर दिया था? इन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। इसके अलावा जो इनके प्रतिनिधि थे देवीलाल, इनकी भी इन्होंने हत्या कर दी थी। तो ये विद्रोहियों के द्वारा इनके द्वारा किए गए थे। और विद्रोही कौन थे? इनमें कोटा के अंतर्गत वकील जयदयाल और रिशालदार मेहराम खान थे। अब इसके अलावा जो यहाँ के राजा थे, राजा कौन थे? राम सिंह द्वितीय, इनको नजरबंद कर दिया गया। अब नजरबंद कर दिया तो यहाँ के जो मथुराधीश मंदिर के जो मैन थे, कन्हैयालाल गोस्वामी जी, इन गोस्वामी जी ने क्या किया? इनकी मध्यस्थता कराई, और इनके बीच में कहा कि भाई राजा जी ने मजबूरी के अंतर्गत इस प्रकार का काम किया है। पर अंग्रेज इस चीज पे कतई राजी नहीं थे, और इनको जो छुड़ाने का काम किया था वो करौली के राजा ने किया था। करौली के राजा मदन पाल ने इन महाराओं को मुक्ति दिलाई थी। राजा जी ने ये चीज कही कि जब हमने पहले इनको दंडित करने के लिए कहा था, मेहराम खान और जयदयाल को, और रतनलाल, जयलाल को हटाने की सुझाव दिया था, तब आपने नहीं हटाया था।
इसीलिए जो कोटा के जो माराव थे उनके तोपों की सलामी कम की गई, और जो करौली के उन्होंने जब हेल्प की थी मदन पाल जी ने, तो उनके अपने तोपों की सलामी को उसमें बढ़ाया गया था, और जो जयदयाल और मेहराब खान थे उनको फांसी की सजा दे दी गई। अब आपको यहां से ये पूछा जा सकता है कोटा के जन विद्रोह के अंतर्गत कौन कहाँ कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857 को, और जो विद्रोही थे वो जयदयाल और रिशालदार मेहराब खान थे। फिर इनको राम सिंह को दंडित करने के लिए कहा, इन्होंने नहीं किया, तो इनके तो तोपों की सलामी कम हुई। मदन पाल जी ने सहायता की थी तो मदन पाल जी के तोपों की सलामी ज्यादा हुई थी। चलो नेक्स्ट देखो, धौलपुर में विद्रोह। धौलपुर में क्या था? देवा गुजर ने, इन्होंने गुजर समुदाय की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ जो ग्वालियर और इंदौर थे, ग्वालियर और इंदौर, इसके अलावा जो ग्वालियर और इंदौर के हैं वहां के भी विद्रोही आ गए, राव रामचंद्र और हीरालाल। याद रख लेना, धौलपुर के अंतर्गत राव रामचंद्र और हीरालाल, ये आपके एनसीईआरटी की किताब के अंतर्गत भी चीजें दी हुई है। उनको और कहीं के भी जो नोट्स हैं उनको सबको मेंशंस किया हुआ है। राजा भगवंत सिंह ने विद्रोह दबाने का अपने प्रयास किया था। अब धौलपुर के राजा देखो, यहां से पता चलता है धौलपुर के राजा कौन थे? भगवंत सिंह थे। कोटा के अपन ने देखे कौन थे? राम सिंह जी थे। जोधपुर की बात की तो अपन ने देखा जसवंत सिंह जी थे। तो इस प्रकार के आपको राजाओं के नाम भी इसके अंतर्गत हमें पता होना चाहिए। तो पटियाला में इनकी सेना बुलानी पड़ी थी। नेक्स्ट देखिए, छोटे छोटे से विद्रोह हैं उनके बारे में देख लेते हैं। टोंक के उस समय नवाब कौन थे? तो नवाब वजीरुद्दौला थे। टोंक के नवाब कौन थे? नवाब वजीरुद्दौला। ये अंग्रेजों के समर्थक थे, और उसके मामा मीर आलम खान ये विद्रोहियों का समर्थन किया था। एक यहाँ पर वेरी गुड क्वेश्चन बनता है, इसको स्टार भी दे लेना है। यहाँ मोहम्मद मुजीब है, उसके नाटक है आजमाइश, इसके अनुसार टोंक विद्रोह के अंतर्गत महिलाओं ने भी भाग लिया था। बाकी विद्रोह के अंतर्गत महिलाओं के द्वारा भाग नहीं लिया गया था। टोंक विद्रोह के अंतर्गत ये ध्यान रखना है, यहाँ पर किसने भाग लिया था? महिलाओं ने भी भाग लिया था। नेक्स्ट देखिए, भरतपुर में विद्रोह। भरतपुर में गुर्जर तथा मेव समुदाय, और भरतपुर के देखो यहां से ये पता चल जाता है उसमें राजा कौन थे? जसवंत सिंह ने। और पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी कि भाई सभी को देखो, उधर मैक मोसन्स को अपने फांसी पर चढ़ा दिया है, आप यहां से छोड़ दो, बाकी अदरवाइज जो भड़की हुई जनता है यह आपका नुकसान कर सकती है। इसके बाद में जो जयपुर के विद्रोह है, जयपुर के अंतर्गत देखो यदि राजा पूछे तो कौन थे? राम सिंह द्वितीय थे, और 3 विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई की थी, और इसमें ईडन थे। सादुल्ला खां को निष्कासित किया गया, विलायत खां को बंदी बना दिया गया, और उस्मान खां को बंदी बनाया गया था। ये इसमें इनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। अंग्रेजों ने महाराजा को सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी, और कोटपुतली परगना भी इनके जयपुर के जो राजा थे इनको दिया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने 3 विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। नेक्स्ट, अलवर के अंतर्गत कौन थे? महाराजा विनय सिंह थे। ये भी ध्यान रख लेना, अलवर में उसमें महाराजा कौन थे? विनय सिंह थे। इन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया था, जबकि उनके दीवान जो फैजुल्ला खान थे, अलवर के अंतर्गत कौन थे? अलवर में कौन थे? फैजुल्ला खान। फैजुल्ला खान ने विद्रोहियों का सहयोग दिया था। कुछ इस प्रकार की बातें आती है ना। नेक्स्ट देखिए, अब 2 अपन जो क्रांतिकारी हैं उन जुड़े हुए हैं, उनको भी अपन थोड़ा सा मेंशन देख लेते हैं क्या क्या इनका योगदान रहा था। एक तो तांत्या टोपे के बारे में, और एक अमरचंद माठिया के बारे में। दोनों ही वैसे बाहर के थे, राजस्थान के बाहर के थे। तांत्या टोपे की बात करें तो 2 बार राजस्थान आया था, भीलवाड़ा के माडलगढ़ में प्रवेश किया था। कुआड़ा के युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है। कुआड़ा का युद्ध हुआ था 9 अगस्त 1858 को। कोठारी नदी के किनारे जनरल रॉबर्ट्स को से हारना पड़ा था। ये हारे थे वैसे, परंतु इधर से उधर आगे से आगे भागते रहे थे। और जैसलमेर रियासत को छोड़कर राजस्थान के सभी रियासतों के पास सहायता प्राप्त करने तो पहुंच गए थे। मेवाड़ के केसरी सिंह सिलुम्बर और जोत सिंह कोठारी ने भी इनको शरण दी थी, और बीकानेर के राजा सरदार सिंह ने इन्हें 10 घुड़सवारी सहायता भी प्रदान की थी। इनके मित्र मानसिंह के विश्वासघात के कारण नरवर के जंगलों में इन्हें अंग्रेजों ने तांत्या टोपे को बंदी बना लिया था, और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में इनको फांसी दे दी गई थी। कैप्टन सावश ने तांत्या टोपे के बाद में, क्योंकि वो क्रांति के बाद की बात थी, इसलिए कैप्टन सावश ने कहा था अरे क्रांति खत्म हो गई है, इसकी फांसी का उन्होंने विरोध भी किया था। तो तांत्या टोपे के बारे में पूछ सकते हैं। 2 बार राजस्थान आए, भीलवाड़ा के माडलगढ़, कुआड़ा का युद्ध 9 अगस्त 1858 के अंतर्गत रॉबर्ट से हारे, जैसलमेर को छोड़कर सभी ने हेल्प की थी, और इनकी सहायता शरण किसने दी थी? मेवाड़ के केसरी सिंह सेलुम्बर और जोत सिंह कोठारिया के द्वारा की थी, और कैप्टन सावश ने इनकी फांसी की थी। नेक्स्ट अपन देखते हैं अमरचंद माठिया। ये सबसे फर्स्ट ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1857 के अंतर्गत राजस्थान में इनको फांसी दी गई थी। ये मूलतः तो वैसे बीकानेर के थे, और ग्वालियर में तांत्या टोपे और झांसी की रानी के इन्होंने अपना धन दे दिया था। ये यहाँ के क्या थे? क्रांति में भामाशक रूप में थे, इन्होंने अपने पैसे दिए थे, इसीलिए इनको फिर फांसी की सजा दी गई थी।
नेक्स्ट बहुत ही छोटे छोटे से चीज़ें ले रखी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक पेज के अंतर्गत लिया है। इसको आपको पूरे को वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। क्रांति के कारण क्या थे? राजनीतिक कारण थे, प्रशासनिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, सामाजिक धार्मिक कारण, सैनिक और साहित्यिक कारण। बस इतना ही आपको देखना है। ये यदि मेंस के अंतर्गत भी लिखते हो तो 100 वर्ड्स के अंतर्गत बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। राजनीतिक कारण, रेजिडेंट रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप था। रेजिडेंट रियासतों के पहले तो इन्होंने जब संधियां की थी तब कहा था कि हम आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, फिर भी इन्होंने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। एक तो 1857 की क्रांति कारण था। दूसरा, सुरक्षा के नाम पर जो सैनिक टुकड़ियां थी, मेवाड़, भीलकोर, कोटा रेजिडेंट आदि, इनका खर्च भी किस पर? रियासतों पर, जिससे रियासतों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। उत्तराधिकार विवाद में भी अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप। भरतपुर और अलवर के दोनों में क्या थे? उत्तराधिकार के अंतर्गत इनका हस्तक्षेप था। कोटा का जो झालावाड़ राज्य था वो छिन्न भिन्न कर दिया था, जो छिन्न भिन्न कर दिया, उसको तोड़ ताड़ दिया था। इससे शासक वर्ग, जनसाधारण में भी अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष था। ये तो थे उनके राजनीतिक जो पॉलिटिकल रीजन थे। अब इसके अलावा प्रशासनिक कारण के अंतर्गत सामंतों के जो थे विशेष अधिकार समाप्त किए गए, क्योंकि अब सामंत जो राजा की हेल्प करता था, अब हेल्प की जरूरत राजा को रही नहीं, क्योंकि अंग्रेज हेल्प कर रहे हैं, तो उनके विशेष अधिकार समाप्त कर दिए थे। फिर जागीर भूमि पर खालसा में परिवर्तित कर दी थी, केंद्र की भूमि कर दी। सामंतों की सेनाएं समाप्त कर दी, सामंत बेरोजगार हो गए थे, सैनिक बेरोजगार हो गए थे, और कर समाप्त कर दिए गए, जैसे व्यापारी कर और राहदारी कर इत्यादि। अब इसके अलावा आर्थिक कारण क्या कह रहे थे? उस समय निश्चित खिराज था, अंग्रेजों के अफीम, नमक, आबकारी नीतियां थी। इनसे जो कर थे, जो टैक्सेशन था, वो कम आने लगा। अब टैक्स कम आएगा तो क्या होगा? किसानों पर टैक्स किए जाएंगे, जिससे किसानों के धंधे चौपट हो गए, किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही थी, और ब्रिटिश माल के प्रसार से भी या कुटीर उद्योग वगैरह अपने समाप्त हो गए थे। तो राजनीतिक कारक आ गए, प्रशासनिक कारक और आर्थिक कारक आ गए। सामाजिक आर्थिक, ईसाई मिशनरियों ने अपना धर्म प्रचार बढ़ाया और अंग्रेजी शासन पर उनको शंका होने लगी थी। इतना बार बार यदि अपने किसी धर्म को इतना बढ़ा रहे हैं तो क्या बात है, ये कहीं अपने ऊपर कब्जा तो नहीं करना चाहते हैं। सैनिक कारण, सैनिकों के वेतन भेदभाव, एनफील्ड राइफलें जो तत्कालिक कारण भी थी, कारतूसों के धार्मिक भवनों को आहत किया था। साहित्यिक में कवि बांकीदास, राधोदास, सामदू गंगाजी और महाकवि सूर्यमल्ल मिश्र के द्वारा इस प्रकार की साहित्यिक रचनाएं थी। जैसे सूर्यमल्ल मिश्र ने अपने वीर सत्सई के द्वारा अपने 1857 की क्रांति के अंतर्गत इस प्रकार का योगदान दिया था। तो ऐसी और भी कई बुक्स वगैरह थी। तो अगर यदि देखा जाए तो 6 कारण अपन देख सकते हैं: राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक कारण और साहित्यिक कारण थे। नेक्स्ट देखिए, इसके क्रांति की असफलता, भाई असफल क्यों हुई थी, इसके क्या रीजन रहे थे? तो सबसे पहला तो यदि देखा जाए तो आपसी समन्वय, एकीकृत रणनीति और कुशल नेतृत्व का अभाव था। ना तो इनमें कोई समन्वय था, ना इनके पास में ऐसा कोई टाइम था कि एक ही साथ में क्रांति को शुरू किया जाए, ना इनके पास में कोई कुशल नेतृत्व था। सबके अपने खुद के हित थे और खुद के हितों से लड़ी गई लड़ाई कभी भी आगे जितनी ज्यादा ऐसा सफल नहीं हो पाती है। अलग अलग समय पर क्रांति होने से विद्रोह निपटने के लिए पर्याप्त अवसर मिले। कभी 28 मई को हो रही है, कभी 3 जून को हो रही है, कभी 15 अक्टूबर को हो रही है। तो ऐसी क्रांति के अंतर्गत, और फिर जब सब क्रांतियां समाप्त हो गई तब अपने जो तात्या टोपे आ रहे हैं, तब अब उस क्रांति का कोई ऐसा औचित्य इस प्रकार से असफल रही थी। फिर जो राजस्थान के बाहर क्रांतिकारी नेता थे, बहादुर शाह जफर और नाना साहब, इनका मतलब कि जो विद्रोही थे उनमें इनका सही नेतृत्व जो नहीं रहा था। और जो बहादुर शाह जफर थे ये तो बिल्कुल 80 ईयर्स के थे, और सबके इनके निजी हितों के कारण इस प्रकार से ऐसा नहीं किया जा सका। और मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह से आशा थी कि भाई ये मेवाड़ के राजा हैं, क्योंकि मेवाड़ स्टार्टिंग से जो गौरवान्वित भूमि रही हुई है। उनके सबसे पहले इन्होंने जग मंदिर के अंतर्गत अंग्रेजों को ठहरा करके इन्होंने सबसे पहले हेल्प करने वाले कौन थे? स्वरूप सिंह थे। तात्या टोपे का आगमन लेट हुआ था। आधुनिक हथियार और कुशल सेनापति, अंग्रेजों के पास में इस प्रकार के हथियार तेज थे। सभी शासकों और अनेक सामंतों में क्रांति को दबाने में से की थी। अंग्रेजों ने विद्रोही की क्रूरतापूर्ण दबाया, इतना क्रूरतापूर्ण दबाया था कि जो जनमानस था, सामान्य व्यक्ति था, इतना ज्यादा डर गया था कि उस क्रांति से निपटने के लिए इनके पास में हिम्मत ही नहीं थी। और समाज के जो टोटल वर्ग थे, जैसे व्यापारी और वाणिज्य वर्ग था, इनकी कोई अपने हेल्प नहीं थी। कुछ राजा थे, उन्होंने भी सहायता नहीं की थी। तो सभी वर्गों की भागीदारी का भी अभाव था। और विद्रोहियों को सबसे पहले जो अजमेर था, उनका जो एजीजी का कार्यालय था, सबसे पहले तो उस पर कब्जा करना चाहिए था। इन्होंने वो नहीं किया, वहां दिल्ली चले गए थे। तो ये बहुत सारे ऐसे रीजन थे जिसके कारण अपने क्रांति असफल रही थी। अब बात आती है नेक्स्ट, इसके परिणाम क्या रहे थे। बहुत छोटा पार्ट है, ज्यादा इस कम समय के अंतर्गत कर लेंगे। 1857 की क्रांति के परिणाम क्या रहे थे? एक तो सहयोगी शासक
जो अपने परिणाम कह दें या इसका इंपॉर्टेंस कह दें, ये अपन एक ही चीज़ है ना। इसके बाद में क्या हुआ था, तो जिन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया उनको सम्मानित किया गया। जो सामंत थे उन्होंने विद्रोहियों के साथ थे, इसलिए उनको शक्तिहीन कर दिया गया। व्यापारी वर्ग जिन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया था, अंग्रेजी संरक्षण प्राप्त हुआ। रियासतों के अंतर्गत अंग्रेजी प्रभाव बढ़ने लगा था। यातायात और संचार साधनों का भी विकास हुआ था। वाल्टर योजना, जिसमें राजा महाराजा के सामंत के बच्चों को अलग अलग स्कूल के अंतर्गत, जैसे अजमेर के अंतर्गत किसकी स्थापना की गई, अजमेर के अंतर्गत मयो कॉलेज की स्थापना की गई। तो इससे कि उनके अंतर्गत एक जो वर्ग है वो उत्पन्न किया जाए। राजा के बच्चे हाई सोसाइटी के अंतर्गत, हाई क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे, और जो अपने सामान्य है वो निम्न क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे, तो अपने आप में क्या होगा, एक सोसाइटी के अंतर्गत गैप उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार में राजस्थान के मध्यम वर्ग का विकास हुआ। आगामी राष्ट्रीय आंदोलन की संचालन जिसे नींव रखी गई। विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी आदि राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरणा स्रोत का विकास किया गया। शासकों और विलासिता में वृद्धि हुई और किसानों के विद्रोह के रूप में हुई। जन साधन पर भी क्या हुए, अत्याचार बढ़े। ये इसके परिणाम थे, कॉन्सिक्वेंस थे। अब और इसके महत्व भी कह सकते हैं, ठीक ना। इसके अलावा अब बात आती है इसका स्वरूप कैसा था, इसका प्रकृति कैसी थी, ये दिखता कैसा था। क्या ये सैनिक विद्रोह था, क्या ये व्यापारियों द्वारा किया गया था, या फिर ये कोई क्रांति थी। इन चीजों के बारे में यदि देखा जाए तो वह उसका स्वरूप उसका रूप कैसा दिखता था, तो इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले कुछ लोगों ने कहा यह सैनिक विद्रोह के रूप में था, क्योंकि चर्बी वाले कारतूसों से इसकी स्टार्ट हुई थी। नसीराबाद सैनिक छावनी से शुरू हुआ था। पर यदि देखा जाए तो ब्यावर और खेरवाड़ा जो सैनिक छावनी थी वो भी इसके अंतर्गत शामिल नहीं थी। इसके अलावा सैनिकों के अलावा असैनिक भी इसके अंतर्गत शामिल थे, तो हम इसको सैनिक विद्रोह नहीं मान सकते हैं। सामंत विद्रोह था। सामंत क्यों करेंगे भाई, उनके विशेष अधिकार होंगे, पर ये भी अपन एक पक्षीय मान सकते हैं, क्योंकि इनके अंतर्गत जो सामंत थे, जैसे आहुआ के अपने सामंत कुशाल सिंह थे, या फिर कोई भी सामंत हो, इनके अंतर्गत भी एक देश भावना के प्रति जो भावना थी, ये खाली अपन सामंतों के विद्रोह को अपन इस प्रकार से नहीं कह सकते। इन्होंने एक अंग्रेजी जो फिरंगी थे उनको हटाने के लिए इस प्रकार का विद्रोह किया था। धार्मिक असंतोष के रूप में ये भी नहीं था, पूर्णतः सत्य नहीं था, क्योंकि राजस्थान के अंतर्गत जो ईसाई मिशनरी थे बहुत ही सीमित थे। अब बात आती है सैनिक विद्रोह भी नहीं था, सामंत विद्रोह भी नहीं था, धार्मिक असंतोष नहीं था, तो ये क्या था, स्वतंत्रता संग्राम था। भाई इसके अंतर्गत सैनिक, सामंत, जनसाधारण, अपन कहें तो एक पूरा समग्र रूप से सभी लोग इसके अंतर्गत शामिल थे, सभी का शामिल होना था। नाथुराम खड़गावत के द्वारा इनकी एक बुक है, इनको आपको ध्यान रखना, राजस्थान रोल्स इन स्ट्रगल ऑफ 1857, राजस्थान रोल्स इन द स्ट्रगल ऑफ 1857। इन्होंने लिखा था विद्रोह में बहादुर शाह के प्रति नेता का जो भाव था वो सबका एक ही था कि भाई बहादुर शाह हमारा नेता है। अंग्रेजों के प्रति सबकी घृणा थी, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये एक स्वतंत्रता संग्राम था। इसके अलावा नसीराबाद सैनिक एक अधिकारी थे आईटी प्रिचार्ड, इन्होंने भी अपनी पुस्तक लिखी है म्यूटनीज इन राजपुताना। म्यूटनीज इन राजपुताना के अंतर्गत भी इन्होंने बताया कि यह सूत्रपात शुरू तो हुआ था नसीराबाद सैनिक छावनी से, परंतु धीरे धीरे फैलते फैलते इसके अंतर्गत सैनिक थे, सामंत थे, जनसाधारण थे, कई राजा थे, सभी लोग इसके अंतर्गत शामिल थे। तो हम कह सकते हैं निस्संदेह रूप से 1857 का एक जो स्वतंत्रता संग्राम की जो क्रांति थी, इन्होंने अंग्रेजों को हटाने के लिए इस प्रकार का संग्राम किया था। तो आई होप आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी। आप हमारे जो राज ई लर्निंग टेलीग्राम चैनल है उस पर इस चीज की पीपीटी है, जो ये पीपीटी आपको पूरी भेज दी जाएगी। तो एक बार फटाफट इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो संध्या कहाँ पर हुई थी, फिर सैनिक छावनी थी, ए नानी ब्याह देख थे, ब्याह देख सकते, फिर जीजी, एजीजी और पीजी थे, इनके बारे में बात अपन ने कही है। कौन कौन से इनके जो पॉलिटिकल एजेंट थे, कोटा में बर्टन, जोधपुर में मौसन, भरतपुर में मोरिशन, जयपुर में ईडन, उदयपुर में सावश और शिरू के अंतर्गत ओल थे। यहाँ की बात की है, ये नसीराबाद से शुरू हुआ 28 मई से, फिर नीमच से फिर अन्य जगहों के अंतर्गत फैल गया था। तो नीमच, फिर एरिनपुरा के अंतर्गत 3 BCA, बिठोड़ा, चेलावास और आवा का युद्ध हुआ था। अब इसके अलावा कौन कौन इनका सहयोग दिया था, कोटा के अंतर्गत जन विद्रोह के अंतर्गत कौन विद्रोही थे, कौन राजा थे, कौन पॉलिटिकल एजेंट थे। इसके अलावा धौलपुर की क्या स्थिति रही थी, टोंक में, भरतपुर में, जयपुर के अंतर्गत क्या रहा था, अलवर में इसकी क्या स्थिति रही थी। दो अपने जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं अलग से, जो बाहर के व्यक्ति थे, तांते टोपे और अमरचंद बांटिया के बारे में। फिर इनके कारण राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक और सैनिक और साहित्यिक कारण क्या थे, इसके असफलता के कारण क्या थे, इसकी परिणाम वगैरह अपन ने और इसके स्वरूप के बारे में देखा है।
आई होप आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी और बहुत ही कम इनको मुश्किल से हमने 35 मिनट के अंतर्गत सारी की सारी क्रांति और आपका एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। जो क्वेश्चन यदि आपको कहीं से भी एक्स्ट्रा मिलता हो उस चीज़ को भी आपको एक ही पेज के अंतर्गत फटाफट इसके साथ में मेंशन कर देना है और हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक्स ए लॉट।